कैसे हैं मिस्टर मैं वर्मा? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड इसमें- टू यू। तो चलिए, ऐसा है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, विच वाज कवरिंग लेटर, जिसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, है ना? तो मैं क्या करूंगा कि आज हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है? तो मैं सीधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप लोग इसको देखिएगा, और जो भी सवाल हो उनको पूछिएगा। पर फिर से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कवरिंग लेटर का फॉर्मेट मैं आपको देने वाला हूँ, और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आप इसको इस ढंग से बनाया गया है और इस ढंग से समझाया गया है कि आप दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उसके अंदर वही स्टेप्स दिखाए और समझाए गए हैं। ठीक है? कंप्लीट मैं अभी भी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है सब। तो मैं कंप्लीट करता हूँ आपको। तो यहाँ अपने आप को सब लोग प्लीज म्यूट रखिएगा, ताकि आप लोग मुझको सुन सकें। जब आपको सवाल पूछना हो, तब अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको हैंड रेस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले, ये सारी चीजें एक कवरिंग लेटर के अंदर होनी चाहिए हैं। एड्रेस हम किसको कर रहे हैं? किसी ना किसी को हम एड्रेस करेंगे। कंट्री कहाँ हम जा रहे हैं, वो हम क्लियरली मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ठीक है? सब्जेक्ट बिल्कुल एक हेडिंग, एक अलग से पार्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। नेम एंड पासपोर्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट स्लैश एप्लीकेंट्स। ठीक है? तो सिर्फ एप्लीकेंट का ही नहीं, जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सबका नेम एंड पासपोर्ट नंबर। मेन रीजन क्या है वो लिखा होना जरूरी है। अकम्पनिंग मेंबर, कितने लोग जा रहे हैं? अगर मैं कोई ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं 10 लोगों का 15 लोगों का ग्रुप ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा कि उसके अंदर 15 मेंबर। ठीक है? बट कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप के अंदर हमें बाकी मेंबर्स के नाम नहीं मालूम होते हैं, तो हम फिर उसके अंदर रीजन बताते हैं कि हमें नाम क्यों नहीं मालूम। ठीक है? अगर मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ग्रुप ले रहा हूं, तो हो सकता है मुझे बाकी लोगों के नाम ना मालूम। ठीक है? फिर जो हमारे अपने अकम्पनिंग मेंबर्स हैं, नेम, उनों का नाम, उनों के साथ रिलेशन, एज, प्रोफेशन, पासपोर्ट नंबर और अकम्पनिंग, वही चीज हो गई, पासपोर्ट पासपोर्ट नंबर और अकम्पनिंग मेंबर्स। हमने ऊपर सब्जेक्ट के अंदर भी डेट लिखनी है, और हमने बाद में एक अलग पैराग्राफ बनाना है ट्रैवल डेट्स का। ठीक है? फिर उसके बाद हमने एक अलग पैराग्राफ बनाना है ट्रैवल अरेंजमेंट्स का। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर लिए हैं या हमारे को करने हैं। ठीक है? ट्रैवल आइटिनरी, ट्रैवल आइटिनरी पूरी की पूरी कवरिंग लेटर के अंदर कभी भी नहीं डाली जाती। ठीक है? बट हाँ, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कवरिंग लेटर के अंदर, जो कि हम इसके अंदर करेंगे। फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स का हमारे को रीजन दे रहा हूँ मेजरली, यही हमारे मेन पार्ट है, और उसके बाद क्लोजिंग होती है। पर फाइनेंशियल्स के अंदर मैं दो पार्ट्स और ऐड करूंगा, वो मैं आपको समझाते हुए करूंगा। ठीक है? तो एक बार दोबारा से हम यहाँ पर से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एड्रेसिंग टू जोन सी भी एम्बेसी है, टू द एम्बेसी लिख दीजिए, या सिर्फ टू द कॉन्सुलेट लिख दीजिए, या फिर टू दी वीजा ऑफिस लिख दीजिए। अगर आप इस्लामाबाद में बैठकर अप्लाई करने वाले हैं, तो वहां पर आप इस्लामाबाद नीचे लिखेंगे। अगर आप दुबई में बैठ के अप्लाई करने वाले हैं, तो आप नीचे दुबई लिखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज समझाई गई है कि आप लोकेशन को चेंज कर लें एज पर द एप्लीकेंट्स लोकेशन। आप इंडिया में बैठकर, हो सकता है किसी फॉरेनर के लिए ये काम कर रहे हो, तो वो फॉरेनर जिस कंट्री का वीएफएस यूज करेगा, या जिस कंट्री में वो लोकेटेड है, वहां का यहाँ पे एड्रेस आए, वहां की लोकेशन आए। ठीक है? अब हम जा कहाँ रहे हैं? ठीक है? ऑब्वियसली हम अगर कनाडा जा रहे हैं, तो वहां कनाडा लिखा होगा, टू दी एम्बेसी न्यू दिल्ली ऑफ कनाडा। ठीक है? एम्बेसी लोकेटेड न्यू दिल्ली में है, और है कहाँ की? कनाडा की एम्बेसी है। ठीक है?
सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट विजिटर वीजा। तो अगर यहाँ पर ये स्टूडेंट वीजा है तो यहीं पर ही आप चेंज कर देंगे। विजिटर वीजा का मतलब होता है बिजनेस एंड टूरिज्म दोनों, ठीक है। ज्यादातर कंट्रीज यही कह रही हैं कि अगर आप विजिटर वीजा कह रहे हो तो टूरिज्म भी वही है और बिजनेस भी वही है। तो आप स्पेसिफाई करना चाहें तो आप स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। तो विजिटर यहाँ पर लिखना गलत हो जाता है कई बार, तो हम यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई कर देते हैं टूरिज्म, ठीक है। चेंज टाइप ऑफ वीजा एंड डेट एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इसको चेंज कर लें, ठीक है। बिगनिंग डियर सर स्लैश मैम, बिकॉज यू नेवर नो जो आपकी एप्लीकेशन को पिक करेगा काउंसलर, वो जेंटलमैन होगा या एक लेडी होगी, ठीक है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड ऐसे का ऐसा रहेगा, नो नीड टू चेंज इट। हमारे को काउंसलर्स के नाम कभी नहीं मालूम होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कोई नाम मेंशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हम इसकी जगह चाहें तो डियर कंसर्न्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, डियर कंसर्न, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेम एंड पासपोर्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट। यहां पर जिसका नाम आएगा वो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा, वो लीड पैसेंजर होगा। तो लीड पैसेंजर या प्राइमरी एप्लीकेंट का क्या मतलब होता है? लीड पैसेंजर या प्राइमरी एप्लीकेंट वो होता है जो उस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी प्रोफाइल रखता है, सबसे ज्यादा बढ़िया जिसके फाइनेंशियल्स, ठीक है। तो वो लीड पैसेंजर होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक जेंटलमैन ही लीड पैसेंजर हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसकी वाइफ लीड पैसेंजर हो सकती है, या मान लीजिए अगर मैं जा रहा हूं तो मेरी बेटी मेरी लीड पैसेंजर हो सकती है, ठीक है। इफ शी इज एन आईएएस ऑफिसर और मेरी उम्र 55 साल है, 60 साल है, मैं यार रिटायर हो चुका हूं, देन माई डॉटर कैन ऑल्सो बी द लीड पैसेंजर, राइट। तो आई विश टू, ये हमने यहाँ पर लीड पैसेंजर का नाम लिख देना है, वही सबसे पहला कवरिंग लेटर लीड पैसेंजर का लिखा जाता है। जितने भी लोग हैं उन सबका हम कवरिंग लेटर लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का हम लिखने वाले हैं, हम सबका ही क्या कहते हैं कवरिंग लेटर लिखने वाले हैं। बट सबसे पहले लीड पैसेंजर का लिखा जाता है, फिर उसी से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। आई मयंक नारंग एंड माय पास, क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूं, लिख आप रहे हो, वीजा एजेंट आप हो, ठीक है। बट आप हमेशा ऐसे लिखोगे कि जैसे एप्लीकेंट खुद लिख रहा है। तो मैं लिख रहा हूं आई एम मयंक नारंग एंड माय पासपोर्ट नंबर इज सो एंड सो। फिर यहाँ पर नीचे लिखा गया द वन हु हैज स्ट्रॉन्गेस्ट, लीड पैसेंजर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। ऑलवेज राइट एज एप्लीकेंट इज राइटिंग एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन राइट एज देयर गार्जियंस आर राइटिंग। जब आप यही मेरी डॉटर सुरभि नारंग के लिए लिखोगे तो लिखोगे आई एम मयंक नारंग राइटिंग द कवरिंग लेटर फॉर माई डॉटर सुरभि नारंग, ठीक है। लिख एजेंट ही रहा है, पर इस ढंग से इसको लिखा जाता है, राइट, क्लियर। मेन रीजन आई विश टू विजिट कनाडा फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म। तो यहां पर हमने स्पेसिफाई कर दिया, अगर हमने ऊपर विजिटर लिखा भी था तो यहाँ पर हमने क्लैरिफाई कर दिया कि हमारा जो मेन रीजन है वो टूरिज्म है। अकम्पनिंग मेंबर कितने हैं? विद माय वाइफ। फिर हम लिखेंगे कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम ट्रैवलिंग विद माय वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन, ठीक है। सबके नाम आएंगे, सबके साथ जो रिलेशन है वो आएगा, सबकी एज आएगी, सबके पासपोर्ट नंबर आएंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा जो भी मेरे कंपनी मेंबर है, मधुलिका रिलेशन विद मी, क्योंकि पहला कवरिंग लेटर मैं लिख रहा हूं। जब यही कवरिंग लेटर मेरी वाइफ के लिए लिखोगे आप, तो आप लिखोगे आई एम मधुलिका नारंग एंड माय पासपोर्ट नंबर इज सो एंड सो, ठीक है। माय पासपोर्ट नंबर एंड सो
जब मेरे कवरिंग लेटर के अंदर आप मेरे रिलेटिव्स को मेंशन कर रहे हो तो आप वहां पर उनके प्रोफेशन भी लिखोगे, ठीक है, कि हाँ जी मेरी वाइफ का जो प्रोफेशन है वो एडवोकेट है, ठीक है, बच्चे स्टूडेंट हैं। तो इस ढंग से हम सारे कंपनी मैनर मेंबर्स को मेंशन करते हैं। अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो पेरेंट्स रिटायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाइफ का लिखा गया, पहले मधुलिका वाइफ, पासपोर्ट नंबर एंड द प्रोफेशन एडवोकेट। फिर डॉटर का लिखा गया सुरभि नारायण, डॉटर, एज 10, पासपोर्ट नंबर एंड ऑब्वियसली द प्रोफेशन इज स्टूडेंट। अगर कोई भी 17 साल से कम का है, आपने गलती से भी उसको ये दिखा दिया कि वो स्टूडेंट नहीं है या प्रोफेशन में दिखा दिया, तो वीजा 100% रिफ्यूज होगा। याद रखना है इस बात में, ठीक है। अगर आपने गलती से भी दिखा दिया, ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज टू बी अ स्टूडेंट। तभी सिर्फ नहीं होगा ये स्टूडेंट जब ये कोई स्पेशल केस, गॉड फॉरबिड्स, ठीक है, मान लीजिए कि कोई फिजिकली उतना फिट नहीं है या मेंटली, तो अलग बात होती है, राइट। ट्रैवल डेट्स एंड ड्यूरेशन, हमने शुरू शुरू में ऊपर ऊपर हेडिंग में, सब्जेक्ट में हमने अपनी ट्रैवल डेट्स लिखी थी। सब्जेक्ट में क्यों लिखी थी? सब्जेक्ट में इसलिए लिखी थी क्योंकि कवरिंग लेटर हर फाइल को ऊपर, सबसे ऊपर रखा जाता है, वो उसको स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसको देखकर हम उसको डिसाइड करते हैं कि किसकी कितनी प्रायोरिटी है, ठीक है। अब उन्हीं ट्रैवल डेट्स को हम और अच्छे से यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। द ट्रैवल डेट्स एंड ड्यूरेशन आर प्रपोज ट्रैवल डेट्स आर 20th April to 10th May, which makes total duration of 21 days। जी हाँ, ड्यूरेशन भी आपको मेंशन कर देनी चाहिए, जबकि आप कहोगे ये तो कोई भी अपने आप कर लेगा, नहीं, आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नोट भी दिया गया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये नोट रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप इस नोट को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन में, तो चांसेस बढ़ेंगे ही वीजा मिलने के। तो ये क्या है, बट सेम कैन बी पेस्टेड इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग द वीजा। वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो नोट है, और यहाँ पर खत्म होता है। मेंशन्ड इज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर अस, ठीक है। हम एम्बेसी को, देखो आप सोचो ना कि हमारा इंटरव्यू होता है कि भाई इसी टाइम पे क्यों जा रहे हो, तो काउंसलर पूछता है कि अभी ही क्यों जाना चाहते हो, तो हम उस सवाल का पहले से ही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। मेंशन इज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर अस, सो वी हम्बली रिक्वेस्ट। मैंने इसको इस ढंग से लिखा है कि आप उसको कॉपी पेस्ट कर सके, नहीं तो मैं यहाँ पर समर्स वगैरह सब कुछ लिख सकता था, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में अच्छे हैं वो ऑब्वियसली उस चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर जो लोग इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं है, जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, तो एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट कर लें आप, ठीक है। मेंशन इज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर अस, सो वी हम्बली रिक्वेस्ट टू कंसीडर एग्जैक्ट डेट्स, as during mentioned dates we all have permitted holidays and the weather also suits. Proof of our official permitted holidays are attached. In case of children, आप जो टाइम टेबल होता है जो हमारे को स्कूल से मिलता है वो हमें लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वो आप लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं जॉब करता हूं तो मैं अपनी छुट्टियां उसमें अप्रूव करवाऊंगा और वो डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, तो ये उन्हीं प्रूफ की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। फिर आप कवरिंग लेटर में मेंशन कर रहे हैं कि आपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स पहले से कर लिए हैं, ठीक है, ताकि उनको लगे कि आप कितने ज्यादा सीरियस हैं, that you are 100% serious, that is what we are mentioning here as per the rules of the embassy, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको और ज्यादा डिटेल में लिख सकते हैं, as I read in the instructions that for getting the visa we have to buy all the air tickets in advance, we have already booked our confirmed return air tickets, confirmed return air tickets, ठीक है। तो डमी टिकट का कोई सवाल ही नहीं, फिर भी आप कहते हैं डमी टिकट, तो हम तरीका जरूर बताते हैं, बट एक्चुअली एम्बेसी कह रही है कि आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आप करें या ना करें, आप रियलिटी में कंफर्म रिटर्न टिकट बुक करें या ना करें, पर लिखे जरूर, ठीक है, लिखे और अच्छे से लिखे, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी बुक्ड आवर कंफर्म रिटर्न एयर टिकट्स, अकोमोडेशन फॉर कंप्लीट मेंशन ड्यूरेशन। पहले क्या होता था,
कि हम सिर्फ शुरू की 3 रातों का होटल बुक करते थे या 4 रातों का या 2 रातों का बुक करते थे, उसके बेसिस पे हम अप्लाई करते थे और वीजा मिल भी जाता। ठीक है, अभी भी मिल जाता है, पर जहां प्रोफाइल हल्की सी भी वीक है तो आपके पास सारी ड्यूरेशन की अकोमोडेशन बुक होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली। ओके, अकोमोडेशन फॉर कंप्लीट मेंशन ड्यूरेशन एंड हैव इवन बुक्ड फ्यू टूर्स। टूर्स फ्री में बुक हो जाते हैं, इनों के वाउचर भी आ जाते हैं। ठीक है, proofs of the same are attached, we are hoping। देखो हम अब यहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और हम ये दिखा रहे हैं कि हम हमारे लिए कितना जेन्युइन केस है ये। ठीक है, we are hoping timely approval for our visa would save us from any cancellation charges। ठीक है, अगर आप हमारे को जो हमने डेट्स मेंशन की हैं उसी पे टाइमली वीजा दे देते हो तो हमारे को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल नहीं करनी पड़ेंगी। So kindly consider as our air tickets are little expensive and date change penalty is also little high। जो भी एक समझदार ट्रैवलर होगा, देखो आप अपने आप को ट्रैवलर ही तो बता रहे हो। जब आप वीजा मांग रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आप टेम्परेरी इमिग्रेंट हो, आप जाओगे और वापस आओगे, तो मतलब आप एक समझदार ट्रैवलर हो। अगर आप एक समझदार ट्रैवलर हो तो आप हमेशा ऐसी डेट लोगे जिसके अंदर डेट चेंज परमिटेड हो। अगर डेट चेंज परमिटेड है तो उसकी कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, तो हम यही मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे को डेट चेंज ना करनी पड़े, आप डिले मत कीजिएगा, हमें वीजा टाइम पर दे दीजिए। ठीक है, फिर बात आती है ट्रैवल आइटिनरी की। ट्रैवल आइटिनरी इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ट्रैवल आइटिनरी देनी ही देनी है। ट्रैवल आइटिनरी कैसे लिखते हैं, उसके लिए मेरे पास वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, क्योंकि वो फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है। जिन्हों को भी वो वीडियो क्लासेस चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, कुछ बच्चे तो पहले से कर चुके हैं, तो मैं आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ट्रैवल आइटनरी के बारे में भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। हेयर आई एम डिस्क्राइबिंग अ बिट ऑफ आर ट्रैवल आइटनरी। पूरी ट्रैवल आइटनरी कवरिंग लेटर में नहीं लिखी जाती है, अलग से अटैच की जाती है। दो डिटेल्ड मिनट टू मिनट, मतलब एग्जैक्ट डेट्स एंड आवर्स के हिसाब से ट्रैवल आइटनरी इज अटैच्ड which is provided by our travel agency Magic Travels। देखो आप खुद ही वीजा एजेंट हो, कोई ट्रैवल एजेंसी है ही नहीं, सब कुछ आप खुद ही कर रहे हो। आपकी इमिग्रेशन कंपनी या वीजा कंपनी का नाम है एबीसी ट्रैवल। ठीक है, तो एक ब्रांच खोलो, उसकी एक सब डिवीजन खोलो, एक सिस्टर कंसर्न, एक ईमेल आईडी क्रिएट करो। ठीक है, जो कि ट्रैवल एजेंसी का हो। तो जो ट्रैवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, अगर क्लाइंट नहीं दे रहा है आपको, अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर उस ट्रैवल एजेंसी के नाम को यूज करो, इफ यू वांट टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग द वीजा। ठीक है, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। इट इज ऑलवेज बेटर इफ इमिग्रेशन कंपनी हैज अ सेपरेट ट्रैवल एजेंसी फॉर इशूइंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स 20th to 25th। अब देखो आइटनरी, फिर यहाँ पर आइटनरी समझाई गई है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूं आपको। हेयर आई एम डिस्क्राइबिंग अ बिट ऑफ आवर ट्रैवल आइटनरी। ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया गया कि 20th to 25th ऑफ अप्रैल आई एम इन टोरंटो। ठीक है, याद रखना इस बात को हमेशा कि पहली डेस्टिनेशन पे ड्यूरेशन ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि लंबा ट्रैवल करके आए हैं। ठीक है, 25th April to 27th April ओटावा, 27th April to 30th April क्या कहते हैं, दिस मस्ट बी योर मैनिटोबा, लिखना भूल गया मैनिटोबा। 30th April to 10th में इन बैंफ। ठीक है, तो हम कह रहे हैं उसके बाद हम लॉन्ग स्टे लेंगे इन बैंफ, बिकॉज दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। जिस ढंग से इसको हमने डिस्क्राइब किया है, अगर आप कवरिंग लेटर यूरोप का लिख रहे हो तो आप यूरोप लिख दोगे। सिमिलरली यूरोप आइटनरी शुड बी गिवन, कीप इन माइंड दैट यू आर फॉलोइंग द मैप एंड नॉट डूइंग zigzag। ये नहीं कि आप पहले कह रहे हो कि हाँ जी मैं पहले पहुंचूंगा बैंफ, फिर मैं पहुंचूंगा ओंटारियो, फिर मैं जाऊंगा।
टोरंटो, फिर मैं जाऊंगा जैस्पर, गलत। ठीक है, तो मैप इंटरनेट पर जाइए, खोल लीजिए, डायरेक्शन एक ही रखिए। ठीक है, ओनली देन अ ट्रैवल पैकेज कम्स आउट टू बी फीजिबल। फिर फाइनेंशियल्स तो हैं ही, सबके पास है, डॉक्यूमेंट्स तो हमने अटैच करने ही करने हैं। चलिए इसको भी यहाँ पर रोकते हैं, काफी डाउनलोड हो गया, आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अभी तक कोई सवाल है तो कुछ? हेलो सर। हाँ जी प्रश्न बताइए, क्या सवाल है? सर, जैसे इससे पहले आपने अभी बताया कि अगर 17 साल की उम्र से कम है अगर किसी का, तो अगर वो अपने पेशे के अंदर अगर स्टूडेंट अगर नहीं बताते हैं, तो फिर उनके वीज़ा लगने के चांसेस भी घट जाते हैं, प्रोबेबिलिटी भी कम हो बढ़ जाती जाते हैं कि घट जाते हैं? है। आपने बताया कि अगर स्टूडेंट ना शो किया जाए तो उसका चांसेस घट जाते हैं, घट जाते हैं। प्रोबेबिलिटी कम रहता है। हाँ। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। सर मतलब मतलब मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए अगर 15 साल तक भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर रहता है, अगर वो 15 स्टूडेंट नहीं साल है। का एंटरप्रेन्योर? सर आजकल तो 14 साल का भी तो 14 कोई साल का बनता है। क्यों, आजकल तो 9 साल का, 10 साल का भी एंटरप्रेन्योर होता है। पर आप इस बात को समझिएगा, जो भी इस एज के अंदर एंटरप्रेन्योर हैं, तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे? वो स्टूडेंट भी है। अगर ड्रॉप आउट हो, स्कूल ड्रॉप आउट हो तो। स्कूल ड्रॉप आउट, मेरे ख्याल से तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर होगा तो वो इतनी छोटी एज में ड्रॉप आउट नहीं होगा। पर चलो मान लिया कि ऐसा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर है। आप उसे प्रोफेशन में दिखा सकते हो, आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो उसकी। 18 साल से कम के बच्चे की कंपनी रजिस्टर हो रही है क्या? नहीं, अगर पेरेंट्स के नाम पे हो। पेरेंट्स करें तो फिर वो एंटरप्रेन्योर है क्या? तो सर जैसे कोई पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं अपने बच्चे को, बच्चा स्टडी कर रहा है बाहर, तो उस केस में हम आइटिनरी कैसे लिखेंगे उस केस के अंदर आपको आइटनरी लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन तो देना ही है। ओके, तो ठीक उसमें है, सर हम क्यों रीजन भी जरूरत क्या है? आपको लिखेंगे? पहले जवाब पूरा दे दूं। जी जी। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अपने, क्या कहते हैं, कोई भी फादर अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रहा है यूके में, तो वो क्लियरली मेंशन करेगा दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मी अ वीजा फॉर 30 डेज। 30 डेज और 60 डेज, हम इसको 90 डेज कर लेते हैं, क्योंकि आप कहोगे "भाई, बच्चे से मिलने के लिए जा रहा है कम से कम 90 दिन के लिए, तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके अंदर क्लियरली मेंशन करूंगा दैट आई एम गोइंग टू यूके एंड माई डॉटर इज इन डबलिन। I would be landing in London and then I would be staying in Dublin for 20 days. After staying in Dublin for 20 days, I would be traveling for 5 days to Belfast with my daughter, as that would be her holidays. Then again, I'll come back and stay in Dublin for another 15 days. After that, my daughter would have a long vacation, holidays, and I would come to London. We already have a house here, and we would be living in London for rest of the period. After completing my 90 days, I would catch my flight back to London, back to Delhi, and my daughter would go back. Now, जितनी भी मैंने यहाँ पर अकोमोडेशन मेंशन की, डबलिन किया, बेलफास्ट किया, ग्लासगो किया, वापस लंदन किया, तो उनका अकोमोडेशन प्रूफ दूंगा। पर मैं मोटी मोटी आइटनरी दूंगा। ठीक है, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 90 दिन सिर्फ और सिर्फ डबलिन में, माई डॉटर इज स्टेइंग देयर एंड आई वुड ऑल्सो स्टे देयर ओनली, ठीक है, कह सकता हूं। बट वट डू यू थिंक, वट साउंड्स मोर ऑनेस्ट एंड जेन्युइन? अगर कोई यूके जा रहा है, थोड़ा बहुत तो घूमेगा ही। तो थोड़ा बहुत तो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा घुमा रहे हो तो उल्टा आप उसके वीजा मिलने के चांसेस बढ़ा रहे हो। पर सबसे अच्छी बात यह है, जिन्हों के बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, बच्चों के पढ़ने का जो प्रूफ है, ठीक है, जो उनका स्टूडेंट वीजा है, वो आपको लगाना है, वीजा मिल जाएगा। ठीक है, तो वीजा के चांसेस ज्यादा होते हैं जिन्हों के बच्चे पहले से उस कंट्री के अंदर हैं। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक्स सो मच। जी, और बताइए, और कोई सवाल? सर ये मिनट टू मिनट आइटनरी बनानी मतलब जरूरी है क्या? आइटिनरी बनानी इन केस ऑफ मिनट टू शेनिगन। मिनट मतलब कि टाइम टू टाइम। शेनिगन के केस में तो टाइम टू टाइम मतलब जो मैंने मिनट टू मिनट लिखा। हाँ। ठीक है, देखो ऐसा है प्रॉब्लम,
कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन एंड सो ऑन, व्हाटएवर, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट चलो ठीक है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन से जब आप एक नई किताब स्टार्ट करते हो ना, तो पहला चैप्टर ही पढ़ते हो, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है, मजा आ गया। अब बहुत मजा आ जाए पहले चैप्टर के अंदर तो दूसरा भी और इंटरेस्ट से पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, अगर पहले में ही बुक समझ में आ गई कि अच्छा ये तो इट्स अ ब्लडी बुलशिट व्हाटएवर, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, तो आप उसको बंद करके रखो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कि ये प्रोसेस है, तो आप लास्ट चैप्टर पे आओगे, उसको पढ़ोगे, कंक्लूड कर दोगे कि हाँ बिल्कुल जो मैंने समझा वही है। कवरिंग लेटर वैसे ही है। अगर कवरिंग लेटर के अंदर ही आपने इम्प्रेस कर दिया, ठीक है, तो बात खत्म। आप रियलिटी में डिटेल्ड मिनट टू मिनट आइटनरी डालो या ना डालो, और लिखो तो सही, ठीक है। हाँ तो लिखते हैं। रियलिटी में उन्होंने आपकी आइटनरी पे सिर्फ दे आर गोइंग टू पुट अ ग्लांस, बट वेयर दे आर गोइंग टू पुट मैक्सिमम टाइम इज योर कवरिंग लेटर, ठीक है। उसके बाद काउंसलर ने सिर्फ देखना है कि हाँ सच में ये सारे वाउचर्स लगाए हैं, सच में आइटनरी लगाई है, टिकट लगाई है। क्रॉस चेक उसने किसको करना है? मेजरली उसने क्रॉस चेक करना है पहले एक तो होटल के वाउचर्स को और टिकट, ठीक है। आइटनरी को तो किसी ने पढ़ना ही नहीं है, आइटनरी तो कोई पढ़ता ही नहीं है, अगर कोई पढ़ेगा भी सही तो इंक्लूजन्स पढ़ेगा, ठीक है। पर लिखने में क्या बुराई है, इंपॉर्टेंट। नहीं, क्योंकि मिनट टू मिनट में फिर एक इशू आता है ना कि मतलब लोकेशन वगैरह एग्जैक्ट पता होनी चाहिए हमारे को, बिल्कुल होनी चाहिए। रेस्टोरेंट्स वगैरह। आइटनरी बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है रॉबिन, में आपको ये भी बता दूं, ठीक है। एक्चुअली अगर कोई ट्रैवल एजेंसी आइटनरी बनाएगी तो वो मिनट टू मिनट ही होगी, ठीक है। और सबसे आसान तरीका आप सब लोगों के लिए भी यही है कि बिजनेस करने में ये सब करना भी पड़ता है, खैर गलत भी कह सकते हैं इसको। आपको अगर आइटनरी नहीं, पहली बात तो मैं सिखाता हूँ, ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि अगर आपको आइटनरी बनानी नहीं आ रही है, फिर भी आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल काम है, तो आप किसी ट्रैवल एजेंट को एग्जैक्ट डेट देकर उससे इंक्वायरी करो एज अ क्लाइंट, ठीक है। नंबर अलग होगा ऑब्वियसली, आप इंक्वायर करोगे कि मुझे ट्रैवल पैकेज चाहिए है, आप मुझे इसकी बताइए, कॉस्ट बताइए, वो आपको डिटेल्ड आइटनरी देगा, वो आपको डिटेल्ड आइटनरी देगा, आप उसको यूज कर लोगे। नहीं, नॉर्मल तो आपने सिखाई है, वो तो बन जाती है। मिनट टू मिनट की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। मिनट टू मिनट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली हर मिनट की आपको डिटेल देनी है, बट हाँ दिन के अंदर 3 टाइम तो आपने देने ही देने, हाँ ठीक है। 3 मतलब टाइम सुबह की। 10 बजे आपको पिक करेंगे, टूर पे ले जाएंगे, ठीक है। शाम को 4 बजे आपको ड्रॉप कर देंगे, फिर शाम को 7 बजे पिक करेंगे, फिर आपको हम ले जाएंगे नाइट टूर के लिए, और फिर रात को 11 बजे ड्रॉप कर देंगे। ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और ज्यादातर कंट्रीज के केस में ये इतना जेनरिक होता है कि आप लिख भी दोगे तो कुछ गलत उसके अंदर पकड़ना या गलत कहना पॉसिबल नहीं। आइटनरी एक ऐसी चीज है ना, ठीक है। एक ट्रैवल एजेंट कह रहा है कि नहीं जी मैं आपको शाम को 6 बजे वापस ले आऊंगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है मैं रात को आपको 2 बजे वापस लेकर आऊँ। तो मेरा क्लाइंट ही ऐसा, वो कह रहा है मैं आराम से क्या कहते हैं कैसीनो वैसीनो होके फिर आऊंगा वापस, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, ठीक है। हाँ। तो इसलिए इसके अंदर गलती निकालना इतना इजी नहीं होता, आप थोड़ा डिटेल लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी पूछिए मिस्टर वर्मा, क्या सवाल? थैंक यू सर। ये ना मैं समझ नहीं पाया when you were saying के in the case if you are showing a person to be less than 18 or less than 17, what was that point? I could not understand. I was saying that if you are applying visa for a family and there is a child who is below 17 years of age, then specify that the particular child is a student. I'm not. By mistake, don't mention them into a profession. If you would mention someone who is below 18 as and helping parents in business, entrepreneur, right? Then you are creating a doubt that the parents are so money minded that the child is working in this age, would come to our country, they may like to leave the child there only. Already the child is doing an illegal work. You know, the country is not allowing any child to work up till the age of 18 at least, right? So that is what I said. Sometimes
in the rhythm, because we are doing everything in rush, so we just follow the format. Everyone copy paste profession. That does not make sense. That is what we have to understand, right? I hope I have cleared your question. सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो आइटनरी में प्रॉपर अगर टाइम टू टाइम अगर लिखा जाता है तो एक्चुअल में भी वही होना चाहिए? देखो, एक्चुअल में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए, ठीक है, अब जैसे आपने लिखा दैट आई एम डे 1 20th of April, 20th of March, right? And the air ticket is showing that you're landing 21st of March. Contradict हो गया ना? When it gets contradict, the visa refused. ठीक है, आप कह रहे हो ये आपकी टिकट कह रही है कुछ और, ठीक है, but your ticket says 20th of March, your itinerary also says 20th of March, right? Similarly, when you are exiting, then also the dates are matching. Let's say we have put a tour, as I mentioned, कि हमने टूर भी बुक कर लिए जी, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, बड़ी जल्दी में हमने करना था, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है, टूर भी हमने डाल दिया। टूर का जो वाउचर लगाया उसकी डेट आ रही है 27 मार्च, आइटनरी में आप उसको लिख रहे हो 28 मार्च, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना? मतलब कहने का ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो एप्लीकेशन के साथ, वो आइटनरी को, एप्लीकेशन को, वीजा फॉर्म को, कवरिंग लेटर को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। उसके बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आप सब कुछ उल्टा सीधा कर, जो मर्जी कर। रियलिटी में आप जो कुछ मर्जी करो, किसी को कुछ नहीं पता चलता। आपने शेनेगन का वीजा लिया है, आपने लिखा आप जर्मनी से एंटर करोगे और स्पेन से निकलोगे, वीजा आ गया, उसके बाद आप एंटर करो फिनलैंड से, निकलो नॉर्वे से, किसी को कुछ फर्क नहीं, ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो एक क्वेश्चन होता सर मेरा कि ठीक है, बट अगर इन केस में मैंने सारा शो कर दिया कि मैं 90 दिन के लिए आ रहा हूँ एंड मैं 10 जगह पे विजिट करूंगा, और तो मेरे को मतलब हर होटल्स के वाउचर हैं, हर मतलब उसके अंदर में एयर टिकट्स हैं, अगर मैं जहाँ पे भी कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ पे अगर मेरे को एयर ट्रेवल करना पड़ता है तो वो मेरे को सारे A to Z मतलब जेन्युइन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डुप्लीकेट लगा दी तो वो क्रॉस चेक हो गए तो वैसे ही गलत हो जाएगा, काम इलीगल हो जाएगा, तो उतना खर्चा पहले करना पड़ेगा। मैं अपना खुद का वीजा अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं अपना खुद का वीजा अप्लाई करता हूँ तो ना तो मैं टिकट खरीदता हूँ, ठीक है, ना ही मैं कोई होटल बुक करता हूँ। कवरिंग लेटर के अंदर मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है, that I would be booking my air ticket closer to my traveling date. Please provide me the visa. ठीक है, why? I am writing the reason also, that my job does not allow me to fix the date right now. I can just fix a period. ठीक है, वीजा मिल जाता है मेरे को, ठीक है, होटल की कोई दिक्कत ही नहीं, मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जाके ले लूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे पासपोर्ट के अंदर इतने वीजाज हैं, इतनी प्रोफाइल ठीक ठाक है कि कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक है। अब अगर आप किसी की प्रोफाइल वीक है और उसके चांसेस इंक्रीज करना चाहते हो तो सारी की सारी एकोमोडेशन के वाउचर लगाओ। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कम से कम शुरू की 4 रातों का लगा, ठीक है, साथ में रीजन लिख दो that we have booked the accommodation only for the first 4 nights. The voucher of the same are attached. Rest of the accommodation we would be confirming only after reaching, as we want to understand the standards of the country. We don't want to book it right now, right? As simple as that. But जिसकी प्रोफाइल ठीक नहीं है उसके केस में ऐसा मत कर, ठीक है, उसके केस में आपको रियल वाउचर लगाने हैं, पूरा का पूरी एकोमोडेशन बुक करनी है, उसके अलावा एडिशनल कोई ना कोई ट्रैवल सर्विस भी बुक करनी है, ठीक है, एयर टिकट हो गई, अकोमोडेशन हो गई, साथ में कोई टूर बुक कर लो
या कोई इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन बुक कर लो। जैसे कि अगर कोई टोरंटो से ओटावा जा रहा है तो टोरंटो से ओटावा की बस बुक कर, ठीक है, बस की टिकट लगा दो, ठीक है, सारी की सारी बसेस कैंसिलेबल है, रिफंडेबल है, लगा दो, दिक्कत क्या है उसके अंदर, राइट। तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। सर अगर सब कुछ लगा दिया और वीजा अभी अपने हाथ में नहीं है, क्लाइंट बोलता है जी आपने मेरा ₹1,00,000 खर्च करवा दिया, होटल्स बुक करवा दिए, बसेस बुक करवा दी, अभी वीजा का कोई पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, वो एमबेसी के हाथ में है कि वो देगी कि नहीं देगी। तो अगर इन केस वीजा नहीं आता तो क्या चार्जेस कटते हैं कि जो मतलब होटल्स कैंसिल दोबारा करवाए, चार क्यों, फॉरेन कंट्री में या इंडियन के अकॉर्डिंग तो वहां पे डॉलर्स में पैसे लगेंगे, तो कितना का मतलब कैंसिलेशन खर्चा लगेगा उसमें अगर कैंसिल करने की नौबत आती है तो? देखो, अगर कोई समझदार ट्रैवल एजेंट करेगा ना तो कोई कैंसिलेशन होगी ही नहीं, ज्यादातर पैसे वो वापस ले लेगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे क्लाइंट को वापस करे, ठीक है। अदरवाइज फिर भी अगर कैंसिलेशन लगेगी सही तो एयर टिकट की लग जाएगी। जब भी आप एयर टिकट बुक करते हो कहीं से भी करो, उसके अंदर कैंसिलेशन लिखी हुई आ रही है। ऑनलाइन जो कैंसिलेशन लिखी हुई आ रही होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, जीडीएस के ऊपर जब आप चेक करते हो तो रियल होती है वो थोड़ी कम होती है, थोड़ी क्या काफी कम होती है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका वीजा नहीं आएगा तो आप मान लो जो टिकट खरीद रहे हो वो 1,00,000 रुपए की है, तो आप 1,20,000 वाली टिकट खरीदो ना, जिसके अंदर डेट चेंज की ऑप्शन अवेलेबल। कैंसिलेशन नहीं चेक की जाती है कि कैंसिलेशन कितनी है, डेट चेंज चेक की जाती है, तो आप उसकी डेट चेंज कर लोगे, ठीक है। वो डेट चेंज पेनल्टी 3,000-4,000 होती है, ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो क्लाइंट को भी आप यही बताओ। अब आपने अगर टिकट ही ऐसी बुक कर दी जो 100% नॉन रिफंडेबल है और रियल टिकट लगाई है आपने, तो वो पूरी की पूरी टिकट गई, पर फिर भी टैक्सेस वापस मिलेंगे। जब आप ऑनलाइन ये काम करते हो तो, और आप उस ऑनलाइन कंपनी से मान लो कि आपने मेक माई ट्रिप से किया और आप उनसे कहते हो कि चलो जी टिकट तो कैंसिल होगी, मेरे टैक्सेस वापस कर दो, वो देते ही नहीं वापस। उनसे टैक्सेस वापस लेना अपने आप में एक टास्क हो जाती है, जबकि यही जब हम जीडीएस के थ्रू कर रहे होते हैं, अपना खुद का जीडीएस होता है, तो हमारे टैक्सेस हमारे पास वापस आ जाते हैं, समझे। और Sir, कोई what is the criteria for strong profile? I mean, how many countries one must visit to get into the strong profile criteria so that we can't, attach the if someone tickets? has traveled to Schengen and USA, then that person has a strong profile, right? If someone has traveled to Schengen, has taken the Schengen visa twice and has come back without any kind of remark or being deported or overstaying, that is also considered as a decent profile, right? But anyone, I'll give you an example of something, right? A person is doing a business of stock, that what we call that, the stock exchange and all that, right? Buying and selling shares, okay? And the person is having a turnover of crores and so on, having an excellent profile, have been traveling to USA, has been to USA, having some relative also in USA, right? And then all of a sudden, as that decline comes, and then there is a person is completely bankrupt, right? The visas are expired without any kind of a default. Now, when this particular person is applying the visa, putting all the genuine financial documents, his history of being traveled is not going to get him the visa of Schengen at least, and UK also. 5 years back, you had financials when you are in the age of 35. Okay, now you are in the age of 40. Your financial situation is bad, which is visible in your bank account.
your UK previous visa is expired. Now again we have to consider that your mental stage is same or has changed. जब मेरे पास पैसे थे तो मैं क्रिमिनल टेंडेंसी का नहीं था, अब मेरे पास पैसे नहीं है, 5 साल हो गए, तो मैं क्रिमिनल टेंडेंसी का हो सकता हूँ। अभी भी मैं 40 साल का हूँ, है ना। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग। तो जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल्स तब भी इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि अच्छा मेरा यूएस का वीजा लगा था, मेरा शेनेगन लगा था 5 साल पहले, 7 साल पहले, अभी भी लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर? फाइनेंशियल्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं क्लास आपकी टाइम पे खत्म कर दूंगा। ठीक है, किसी ने सवाल पूछने हो बीच बीच में पूछते रहिएगा। एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन आ रहा, जैसे आप बता रहे थे ना कि जैसे हमने फ्रांस का वीजा अप्लाई करा, करा वीजा मिल गया, पर हम जर्मनी से एंट्री कर गए कर लो। और दूसरी कंट्री से वापस, मतलब कोई दूसरी कंट्री से वापस आ गया, नेक्स्ट टाइम हम वीजा अप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा सेम फ्रांस में ही? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं। क्योंकि वो तो बोलेंगे आप हमारी मतलब होता है ना कि कभी नहीं फ्रांस में बोलेंगे। तो एंटर करेंगे एक्चुअली। वो कभी भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने वीजा फ्रांस का लिया ही नहीं है, आपने वीजा शेनेगन लिया। ठीक है, आपके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, फ्रांस लिखा हुआ तो आता है, वो तो शेनेगन में मिल जाता है। वो बात बिल्कुल ठीक है, पर है तो शेनेगन वीजा, फ्रांस ने सर इशू की। इमिग्रेशन में पूछेंगे कि आपने होटल बुकिंग तो यहाँ की करा रखी है, तो वो तो हमने चेंज कर ली ना। जब आपने वीजा अप्लाई चेंज किया, करा सकते हैं। जब आपने वीजा अप्लाई किया तब आपने कहा फ्रांस जाएंगे, फ्रांस जाएंगे। ठीक है, जी फिर आप फ्रांस गए नहीं, आप जर्मनी चले गए। जब आप जर्मनी ओके में एंटर कर रहे थे, ठीक है, जी तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो फ्रांस जाने वाले थे, आप जर्मनी कैसे आ गए? ठीक है, जी तो मैं कहता हूं कि क्या कहते हैं, हमने आइटनरी को रिवर्स कर दिया। जर्मनी हमारा बाद में था, हम सोच रहे हैं कि पहले जर्मनी कर लें। क्यों? क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो 70,000 रुपए की थी, हमारे पास एक फेयर आ गया 45,000 का, हमने वो टिकट कैंसिल कर दी और ये वाली ले ली। राइट, ओके समझ में आई सर। बात? उसके सिमिलरली और भी रीजन हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी अदर रीजंस आल्सो, लाइक। लिए आइटनरी हाँ जी, फिर दोबारा से बनानी पड़ेगी ना? समझा नहीं मैं, आपकी बात दोबारा से बोलिएगा प्लीज। हम जब नेक्स्ट टाइम वीजा अप्लाई करें तो हम उस अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकें। देखो, नेक्स्ट टाइम करो या जब भी करो, आपको कोई उससे दिक्कत आने नहीं वाली। आप खुद एक बात को समझो कि मैं एक ट्रैवलर जी हूँ और आप काउंसलर हो इंडिया के, जो मुझे वीजा दे रहा है या जो इमिग्रेशन पर बैठा है। मैंने जब इंडिया का वीजा अप्लाई किया तब मैंने कहा कि मैं दिल्ली घूमूंगा, जयपुर घूमूंगा, आगरा घूमूंगा। ठीक है, पर जब मैं इंडिया पहुंचा तो मैं गोवा से पहुंच गया। अभी भी आया तो इंडिया घूमने में, मैंने ट्रैवल प्लान ही चेंज कर दिया। जी Later on we realized that the destination we had picked were little boring for our children. मेरे बच्चों के लिए वो नहीं बोरिंग सर, थी। मैं Then I realized कि जर्मनी is more interesting, तो हम जर्मनी आ गए। समझ में आई बात? हम लोग, आप कह रहे थे ना कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टिकट जो है वो वेस्ट ना जाए, है ना, तो आप 1 लाख की बजाय 1,20,000 वाली टिकट लो, जिसकी आप डेट चेंज करा सकते हो बाद में। हाँ जी, तो मैं ये पूछ रही थी, ये कितने टाइम के लिए, मतलब 1 साल में करा सकते हैं हम या कभी भी करा सकते हैं? और मान लीजिए हमारी जो कैंसलेशन तो तब होगी ना अगर हमारा वीजा नहीं आता। तो मान लीजिए हम नेक्स्ट टाइम जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद वीजा अप्लाई करते हैं दोबारा से, तो ये टिकट जो हमारी डेट चेंज है उस टाइम पे भी काम आ सकती है? हाँ आ सकती है। ज्यादातर 11 महीने तक की डेट हम ले सकते होते हैं उसके। ठीक है, Okay. वैसे ये जो क्वेश्चन है ये एयर अगर टिकटिंग का उसके क्वेश्चन है, वीजा का क्वेश्चन है। बोलो बोलो, शाबाश।
whatever you want to ask, go ahead. सर शनिगन में वीजा के लिए कौन सी कंट्री में ट्रैवल करना चाहिए कैंडिडेट्स को? मतलब आपका कहने का ये है कि किसके चांसेस ज्यादा हैं कि वीजा फाइल मिले? स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री कौन सी कंट्रीज की चाहिए, मतलब करनी चाहिए? शेनेगन का वीजा अप्लाई करने से पहले ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए कौन सी कंट्री में ट्रैवल करना चाहिए, ये आपका हाँ सवाल जी। है। ठीक है, चलो ट्रैवल हिस्ट्री एक तो क्रिएट आपने करने बताया के था टर्की वगैरह। चाहे चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे शेनेगन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, किसी के लिए भी अगर आप सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो और मेन टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शेनेगन या यूएसए है, तो ट्रैवल हिस्ट्री इजीली जो क्रिएट होती है और जिसकी थोड़ी वैल्यू भी है, वो है आपका सिंगापुर, रशिया, टर्की। ठीक है, ये तीन कंट्रीज हैं जिनका आराम से आपको वीजा मिल भी जाता है और इनों की क्या कहते हैं स्टैंप्स की वैल्यू भी। अगर कोई सिंगापुर जाके टाइमली वापस आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अगर ट्रैवल हिस्ट्री। तो टर्की वाले तो यूके और यूएसए शेंगन का मांगते हैं, वैसे डिटेल वो कोई आपके पास उनका वीजा है पहले टर्की वो वाले? तो अगर आप ई वीजा ले रहे हो तो, ओके, अगर आप ई वीजा नहीं ले रहे, आप नॉर्मल वीजा ले रहे हो तो नहीं मांगते। ठीक है। हेलो और सर सर। एक जो फर्स्ट कॉलम में आपने कवर लेटर के दिखाया वो बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं ऐसे, जैसे किसमें लिख सकते सब्जेक्ट हैं? जैसे आपने फर्स्ट कॉलम में दिखाया वो हाँ जी, दिखाया है। मेन हेडिंग्स हाँ दिखाए हैं, जैसे वो कवर लेटर में बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, बोल्ड लेटर में लिख के अगर जैसे कवर लेटर मेन कवर लेटर। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ 2 दिन तक यूके का, सोच रहा हूँ कपल यूके वीजा का आप अप्लाई करने वाले हो? 1-2 दिन में। हाँ जी, यार है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे पास। तो आपने मंडे पूरा सीखा ही हुआ है, आप कीजिए अप्लाई, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ मंडे को करूंगा सर अप्लाई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। हेलो सर। हाँ जी, बोलो पर्सन। सर एक चीज मुझे मतलब थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग देते तो अच्छा रहता है कि पर में है मेरा क्वेश्चन। मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट है वो कनाडा में स्टडी पर्पज से जाए, अभी उनका जो कोर्स फी है मान के चलिए उनका 1 साल का कोर्स है और 1 साल का कोर्स के लिए उनकी यूनिवर्सिटी 20 लाख रुपए चार्ज करती है। ठीक है, तो जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग बता दीजिए कि कोर्स हो गया, उनका रहने का हो गया, सब कुछ हो गया, होने के बावजूद भी कितना हमें मतलब उन पैसों से कितना हमें ज्यादा रखना है बैंक अकाउंट में शो करना है। खाली अगर फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाना है तो मतलब उनसे दुगना होना चाहिए या फिर 3 गुना हमें उनका मतलब जितना भी खर्चा उनसे 3 गुना हमें शो करना चाहिए। ऐसा कोई अरिथमेटिक फॉर्मूला है? थोड़ा सा आपको सजेशन देना चाहें। स्टूडेंट के केस में पहली बात तो ऐसा है कि जब तक आप टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा ही पूरा नहीं समझोगे, आप स्टूडेंट को समझ ही नहीं। ठीक है, आप ज्यादा जल्दी जंप करने की कोशिश करते हो। ठीक है, स्टूडेंट के केस में आपने फीस पे कर दी, जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब आपने दिखा दिए, तो उसके बाद आपके फाइनेंशियल्स चाहे पूरे उतने अच्छे ना हो तो भी वीजा मिल जाए। ठीक है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आंसर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग आंसर टू योर क्वेश्चन, तो मैं कहूँगा 2.5 गुना। अगर आप 2.5 गुना दिखा रहे हैं तो वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कोई सवाल? सर जैसे एक वीजा मैंने अप्लाई करना है, बच्चे के पेरेंट्स जाना चाहते हैं बाहर कनाडा, उसका बच्चा स्टडी वीजा पे है, तो उसके कितने फाइनेंसेस, उसमें कितने बैंक अकाउंट में उसके पैसे दिखा सकते हैं? ये डिपेंड करता है दिलप्रीत कि वो कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। अभी उनका बच्चा पहले से कनाडा में है? जी जी। ठीक है, अगर बच्चा उन लोगों का पहले से कनाडा में है और कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं?
जैसे 90 डेज अगर हम सपोज, वैसे सर कितना टाइम हम आइडियल है कि हाँ हम इतना 90 टाइम, डेज तो दिखाओगे ही अगर बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम ज्यादा दिखा दें जैसे सपोज 4 90 महीने डेज से 5 ज्यादा महीने, मत तो दिखाओ, मत दिखाना। ओके 90 डेज से ज्यादा मत दिखाओ। वीजा वैसे भी 10 साल का ही मिलना है, रहना चाहें तो वो 6 महीने भी रह सकते हैं, ठीक है। 6 महीने के बाद एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। पर जैसे कि आपको फाइनेंशियल्स की चिंता हो रही है, तो मुझे यही लग रहा है कि फाइनेंशियल्स इतने अच्छे होंगे भी नहीं, ठीक है। जी तो जी अगर ज्यादा फाइनेंशियल अच्छा इतने नहीं। अच्छे नहीं है तो आप उल्टा सिर्फ 60 डेज दिखाओ, 60 दिन का मांगो, ठीक है। ठीक है। अब 60 दिन का 2 दिन 2 लोगों का अगर आप दिखा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप इसको 5000 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, 5000 गुणा बाय 60 कर दो, ठीक है। 6 पंजे 3, तो 3 लाख रुपए तो यही हो गए जो उनके अकोमोडेशन की कॉस्ट है, ठीक है। जी इसके अलावा उनकी दोनों हस्बैंड वाइफ की ट्रैवल की कॉस्ट हो गई, ठीक है। दो जी दो लाख रुपए वो लगा लो, ठीक है। 3 और जी जी 5, 3 और 4 7 लाख रुपए हो गए, ठीक है। 7 तो लाख कम से रुपए। कम आप इनों के 15 लाख दोनों के अकाउंट में मिलाकर दिखाओगे, ठीक ठीक है है। सर। एम्बेसी सिर्फ ये नहीं चाहती होती कि आप सिर्फ इतना दिखाएं कि आप वहां आके आराम से रह लेंगे। एम्बेसी ये भी चाहती है कि आप इतने दिनों की छुट्टियां लेने के बाद अपने देश में वापस पहुंचेंगे, तो जी आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने आप को 3 महीने तक सस्टेन कर सकें, ठीक है। ठीक है। तो पैसा सिर्फ इतना नहीं दिखाना होता कि वहां रहते रहते ही सारा खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना दिखाना वापस चाहिए कि वापस आने के बाद भी 3 महीने तक गुजारा हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है, इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा समझाया गया है, ठीक है। तो जो कवरिंग लेटर लिख रहा है वो बोल रहा है ट्रैवलिंग की भी मैं फाइनेंशियल्स मेरे कैसे हैं कि मैं अपना ट्रैवल फंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो ये कह रहा है ट्रैवलिंग टू कनाडा इज ड्रीम ऑफ एवरीवन। ये कनाडा की जगह शेनेगन हो सकता है, यूरोप हो सकता है। तो अगर आप शेनेगन कर रहे हैं तो आप यूरोप लिखेंगे, अगर आप यूके कर रहे हैं तो आप यूके लिखेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया इज ड्रीम ऑफ एवरीवन। इसी को हम रीफ्रेस, वही बताया गया यहाँ पे कि आप इसे रीफ्रेस कर लें टू एनी कंट्री। इट्स बीन मोर देन 20 ईयर, जरूरी नहीं है आप 20 ईयर लिखे, एप्लीकेंट की एज को समझो, ठीक है। यहाँ पर तो एप्लीकेंट के 5 बच्चे हैं, बीवी है, उसकी उम्र 40 साल से ऊपर ही होगी, ठीक है। अगर एप्लीकेंट की उम्र ही 30 साल है तो आप 20 ईयर्स नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आप 10 साल लिखो, 7 साल लिखो, 5 साल लिखो। इट्स बीन मोर देन 20 ईयर्स वी हैव बीन प्लानिंग टू डू दिस ट्रिप एंड हैव बीन सेविंग फॉर द सेम, मतलब हम पैसे जोड़ रहे थे, ठीक है। दो इंडिविजुअल, जो लीड पैसेंजर है वो कह रहा है माई इंडिविजुअल इनकम इज सफिशिएंट टू फंड द ट्रिप। मेरी अकेले की कमाई काफी है, मैं अपने पूरे परिवार को घुमा सकता हूँ। बट आई हैव अटैच्ड द फाइनेंशियल्स ऑफ माई बेटर हाफ्स टू। थोड़ा इंग्लिश को भी बेटर करके लिखोगे तो हमेशा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि मेरे अपने खुद के फाइनेंशियल्स भी लगाए हैं, अपनी धर्मपत्नी के फाइनेंशियल भी साथ में लगाए हैं। माई मंथली अर्निंग इज मोर देन 4 लाख पर मंथ, सेम इज क्लियरली विजिबल, वही मेरे अकाउंट के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इज विजिबल इन माई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड इन इनकम टैक्स प्रूफ, जो कि हम ITR लगाते हैं, ठीक है। माई वाइफ्स मंथली सैलरी इज ₹7 लाख एंड टेक होम इज 4,90,000, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखाया गया है। इसके अलावा, ठीक है, सेविंग्स एंड एसेट्स, इसके अलावा हम डिटेल देते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेविंग्स एंड एसेट्स को माय इंडिविजुअल savings are of more than 115 lakh and F are invested in fixed deposits. Statement of the same is also attached. Around
12 lakh are invested in share market, CA report and share statement provided by financial analyst is also attached. The house where I live is on my name and value of the same is more than 3 crore as per government rates, can be checked easily online. Commercial rate is more than double. Proof of being the owner of the mentioned property is attached. ठीक है, अगर किसी को आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके दिखाना है तो ये भी आप साथ में मेंशन कर देंगे, अलग अलग पैराग्राफ बना के। तो 3 पैराग्राफ आप बनाएंगे, फाइनेंशियल, सेविंग्स एंड प्रॉपर्टी, राइट। इसके बाद आप क्लोजिंग करेंगे। I request once again to provide requested above mentioned visa. We guarantee to follow the law and rules of the land. ठीक है, अब साथ में आप लिखेंगे regards, name, signature, date and enclosure. Enclosure के अंदर list of documents, जो डॉक्यूमेंट हम अटैच कर रहे होते हैं वो कविंग लेटर में नीचे इंक्लोजर लिख के, बैंक स्टेटमेंट, ITR, सब कुछ ऐसे ऐसे लिखते हैं, ताकि चाहे वो पूरी की पूरी लिस्ट देखें या ना देखें, पर स्टेटमेंट देख के उनको लगना चाहिए कि हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाए। ठीक है, आपके क्लाइंट की प्रोफाइल जितनी वीक है, आपकी फाइल उतनी मोटी है। जिसकी प्रोफाइल अच्छी है उसकी फाइल बनती है, ये रूल है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये मैं आपको दे दूंगा, ये एक्सेल आपके लिए बनाया गया, ये आपका कवरिंग लेटर का चेकलिस्ट है, समझे? और बताइए सर, 2 क्वेश्चन है मेरे। पूछिए। एक तो एनक्लोजर में हमें मतलब पॉइंटर्स देके डालनी है, पैराग्राफ में डाल सकते हैं लिस्ट? पॉइंटर्स भी नहीं, नंबर 1 2 नंबर्स, मतलब वही नंबर्स 1 2 3 करके वैसे डालने हैं, या फिर हम कॉमा डाल के भी दे सकते हैं? नहीं, नंबर्स। ओके। और दूसरा जो आपने बताया था ना कि CA वाला, CA शेयर एंड रिपोर्ट्स वाला, वो मतलब क्या है एक्चुअली? वो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स के अंदर, उसका तो हमारे को उससे ही मिल जाता है, क्या कहते हैं, डीबेट अकाउंट से निकल जाती है वो, मतलब स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट निकल जाता है, वही लगा लो। पर कोई वैल्यू है नहीं उसकी, उसमें तो फ्लक्चुएशन होती रहती है, पैसा आ जाए कल कोई चला वैल्यू है ही नहीं, पर फिर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वगैरह जो बोलते हैं वो तो लगाने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी ना? वैल्यूएशन नहीं करवानी है। जब आप सिंपल फाइल क्या कहते हैं सबमिट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कराने की कोई जरूरत नहीं। जब एम्बेसी आपको रिमार्क भेजेगी कि इसकी वैल्यूएशन सबमिट कीजिए, तब अगर रिफ्यूजल हो चुका है पहले, ठीक है, तो आप वैल्यूएशन कर पाओ, फिर वैल्यूएशन सर्टिफिकेशन भी साथ में लगा। ठीक है, और एक चीज और, एनक्लोजर में हम जैसे होता है ना, कई बार हम डॉक्यूमेंट ज्यादा लगाते हैं चेकलिस्ट से, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं एडिशनल, पर VFS वाले हम वैसे बोल देते हैं कि हमें चाहिए नहीं, वो डॉक्यूमेंट वापस कर देती है। कोई बात नहीं, आपके कवरिंग लेटर में मेंशन है ना, मेंशन है।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि कवरिंग लेटर के अंदर मेंशन कर दो, वो आपको वापस कर रहे हैं, वापस ले लो। कवरिंग लेटर में आपने लिखा ना कि मैंने लगाए हैं, ठीक है, हाँ। आप कह रहे हो ना कि उसका प्रूफ मैं देने के लिए तैयार हूं। हम्म। कई चीजें हैं जो हम नहीं लगाते, टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं लगा पाए, तो लिख दो दैट ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल विद मी, इफ रिक्वायर्ड कैन बी प्रेजेंटेड विद इन 2 days। सिंपल है ना। नहीं वो तो ठीक है, हमने लिख दिया कि प्रूफ इज अटैच्ड, ओके, पर वीएफएस ने डॉक्यूमेंट्स ही वापस कर दिया हमारे को। कोई बात नहीं, कुछ तो नहीं वहां होगा, पे आप देखो। इशू क्रिएट नहीं होगा कि बोलने की प्रूफ दे रखा है और यहाँ पे हमारे नहीं, को उन्हें पहुंची नहीं। मालूम है कि उन्होंने वीएफएस तभी आपके डॉक्यूमेंट वापस करता है जब वो देख रहे हैं कि बाकी चीजें प्रॉपर हैं, तो वो इनको वापस करता है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने ही गाइडलाइन है कि उन्होंने वापस किया, वो उन्हें मालूम है। VFS is just their employee, is just their representative. They cannot do anything other than what embassy has told them. So they are कई बार ही aware. होता है ऐसा, क्योंकि कई बार मेरे को आईटीआर वापस कर दी उन्होंने, 3 साल की ITR लड़ाई वापस कर देते हैं, कई बार आइटनरी वापस कर देते हैं, आप एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन नहीं स्टेटमेंट, देते वो, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन वापस कर स्टेटमेंट देते लगा हैं। दो, वो वापस कर देते हैं। बहुत सारी चीजें वापस कर देते हैं। वो देख रहे हैं कि आपका पहले ही वीजा लगा हुआ है, साकी सब ठीक है, क्या करना है, क्यों पंच को बड़ा करना है। डॉक्यूमेंट भेजते ही नहीं है, डॉक्यूमेंट क्या, कुछ भी नहीं भेजते, ये भी मैं आपको बता दूं। इन केस ऑफ 50%, ठीक है, इनों की रेटिंग होती है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, ये उसका उसका वो करके बताते हैं कि हाँ जी ये है। एम्बेसी के साथ रिपोर्ट आती है किसके डॉक्यूमेंट भेजने हैं, किसके नहीं भेजने, ठीक है, मीन्स क्योंकि वो रेट, मैं बताता हूँ, मतलब ये कि उन्होंने एक 2 एप्लीकेशन ली, ठीक है, दोनों की वो रेटिंग करें, ओके। ठीक है, हाँ जी इसका इतना वीजा लगा हुआ है, इसके ये फाइनेंशियल्स हैं, वो अपने सिस्टम में डालेंगे, अपने आप उसका स्कोर आएगा, ठीक है। जिसका स्कोर 65 से ऊपर आ रहा है, एम्बेसी कहती है कि उसके डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है, पासपोर्ट भेज। एम्बेसी के पास पासपोर्ट जाता है, ठप्पा लगकर वापस आता ये वीएफएस में होता है ये? है। EFS में होता है ऐसा, ठीक है। ओके। और दूसरा, वो आपका जो स्कोर आ रहा है वो 65 से कम आ रहा है, तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट भेजो, हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के केसेस में बिल्कुल नहीं जाते हैं। ये तो चलो हो गया रशिया के केस के अंदर, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने फाड़ के फेंकेंगे। मैंने कहा ना कि रशिया का वीजा लो, रशिया का वीजा मिल जाता है, और उसकी हिस्ट्री आपको काम आती है, ट्रैवल हिस्ट्री काम आती वो तो होटल बुकिंग की रिजर्वेशन पे ये वो हो रहा है अभी है। वो नया वाला समझाएंगे रूल जब आया करेंगे रशिया का। है। सर एक चीज और, जो होटल्स हम बुक करते हैं, मतलब वो इसमें मेरे को कंफ्यूजन रहती है कि मतलब रेटिंग, स्टार रेटिंग होनी चाहिए, क्या होती है? मैंने आपसे पहले ही पूछा था, मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअली। होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप स्टार एक रेटिंग 3 प्रॉपर स्टार होना होटल चाहिए बुक मिनिमम। करो, एक और ग्रुप आप बुक कर लो, ठीक है, इबिस वगैरह कर लो, बेस्ट वेस्टर्न कर लो, ऐसे होटल्स बुक करोगे तो चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। और उसमें तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना कंफर्म बुकिंग में फिर। अब उसमें पेमेंट ही फिर आपको पता है 50,000 60,000 लाख रुपए इतने तो जाती है इन होटल्स की। तो बस ठीक है, लेते रहो रिस्क, तो उसकी पेमेंट करनी चाहिए हमारे को। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो सर हमें अगर बैंक स्टेटमेंट कितने टाइम की लगाएं? First of all, I need to remove you from the class as your camera is not working. हाँ जी, अब बताइए कोई और सवाल? सर तो कितने टाइम की बैंक स्टेटमेंट हम लगाएं, कितने महीनों की? 6 महीने। बैंक 6 स्टेटमेंट महीने। सिर्फ 6 महीने, ठीक है। सर यूके के केस में 10 दिन का प्लान बनाया, जैसे मैंने 3 लाख सफिशिएंट अकाउंट दिखाने के लिए उनके वो ट्रिप नहीं मनी सर। नहीं नहीं, 9 कितना लाख कितना कितना अकेले जा रहे हो, कोई साथ में जा रहा है? कपल के लिए सर, स्पेंड करने के लिए 12 लाख रुपए। खर्चने, वहां खर्चने के लिए सर, हाँ जी, वहां खर्च करने के लिए। वहां तो खर्च स्पेंड करने के लिए की बात नहीं कर रहा मैं, वो आप जो वहाँ स्टेटमेंट दिखा रहे हो। स्टेटमेंट तो है सर, वो तो 20 लाख दिखा दिया मैंने। हाँ बस ठीक है, तो खर्चने के लिए जो आप उसके अंदर मेंशन कर रहे मेंशन करना है, वो हो, पूछ हाँ रहा वो हूँ। ठीक है, वो 3 लाख की। उसमें सर एक ऑप्शन आया भी, आपका कोई और भी इसमें स्पेंड हेल्प कर रहा है खर्चे में, उसमें नहीं मदर फादर का दिखा सकते हैं, 30% मदर 30% फादर, उनकी इनकम सोर्स है जरूरत नहीं है, आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका केस मेरे को मालूम है, इसीलिए मैं थोड़ा ब्लंट आपको जवाब दे रहा हूँ।
नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। सर दोबारा बोलो प्लीज, कट गया कनेक्शन, कट गया। आपको पेरेंट्स का मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि पेरेंट्स के फंड्स को भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपकी एज के अकॉर्डिंगली ऐसा करना ठीक नहीं है। अपने ही दिखाऊं फिर? अपने ही दिखाई। ठीक है ठीक है, सर, तो एक आज कवर की, हाँ जी बोलिए एक बोलिए। कवर लेटर सेंड कर दीजिए, मैं इससे बिल्कुल, ये जो मैंने पूरा का पूरा आपको दिखाया है, आप में से जिस जिसको भी ये एक्सेल शीट चाहिए है पीडीएफ के फॉर्म में आएगी, क्योंकि एक्सेल नहीं है, नंबर्स है। अगर मैं सेम भेज दूंगा तो आपके पास शायद खुले ना, तो मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं रात को 12 बजे के आसपास आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो ठीक है, धन्यवाद आप सबका इतने अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। सर अच्छा सर ठीक है।